फ्रांस में हो रहा G7 समिट अब खत्म हो गया है। 3 दिन ये पूरा समिट चला है और ये समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था क्योंकि ये तब हुआ जब अमेरिका ईरान का जो पीस डील है, शांति समझौता है, उसकी बात चल रही है और भारत भी गेस्ट कंट्री के तौर पे अपीयर हुआ था। फरवरी में जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जब भारत आए थे, उन्होंने पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। तो ये पूरा समिट रहा कैसा, किन किन चीजों पे बात हुई, भारत अमेरिका को लेकर जो एक टशल दिख रहा था हमें लगातार, उसको लेकर किस तरह की चीजें दिख के आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों की एक बैठक हुई है। उस बैठक से क्या निकल कर आया है, और इसके लिए हमारे साथी सुल्तान हमारे साथ हैं। सुल्तान, एक चीज अगर मैं पूछूं कि इस G7 समिट को अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें, क्या होगा? जी सूरज, ये जो इस बार का G7 समिट है, ये एक तरीके से डेजा वू की फीलिंग दे रहा है। फ्रांस में हो भी रहा है और फ्रेंच जबान का वर्ड है डेजा वू। मतलब कुछ घटना ऐसी अगर हम देखते हैं जिसको देख के हमको ऐसा फील होता है कि ये पहले भी कभी घट चुका है, तो उसको कहते हैं डेजा वू। तो डेजा वू की फीलिंग जो है इस बार का जो है G7 समिट दे रहा है, क्योंकि जब G7 बना था पहली बार, G6 बना था 1975 में, वो योम किपुर वॉर के जस्ट बाद में बना था। जो कि योम किपुर वॉर इजराइल और सीरिया और मिस्र की सेनाएं इजराइल के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ रही थी। सऊदी अरेबिया और तमाम अरब देश जो है इनको समर्थन कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उस समय ईरान जो है वो इजराइल के खेमे में खड़ा हुआ था, क्योंकि ईरान में उस समय तक इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, तो अच्छे टाइज थे ईरान और इजराइल के, उस समय की बात है। और उस समय हुआ ये था कि जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। ओपेक जो देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उन्होंने एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर का एनर्जी मार्केट जो है वो क्रैश कर गया था। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में एनर्जी सप्लाई जो है वो क्रैश कर गई थी। एनर्जी मार्केट जो है अचानक से भाग गया था। तो उसकी वजह से ये संगठन बना था। शुरुआत में 1975 में पहले इसकी बैठक हुई थी। उसमें G6 कंट्रीज थी, जिसमें फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि उस समय तक और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था जर्मनी, और ये शीत युद्ध के समय की बात है, कोल्ड वॉर के टाइम की। तो वेस्ट जर्मनी हुआ करता था, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 6 देश थे। उसके अगले साल 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया, तो इस तरीके से हुए G7 कंट्रीज। और 1998 में इसमें रशिया को शामिल कर लिया गया। बुनियादी तौर पर ये ओपेक कंट्रीज के खिलाफ बनना था, जिसमें रशिया एक बड़ा भागीदार था, और ओपेक कंट्री के खिलाफ ये पूरी गोलबंदी बनी थी। और शीत युद्ध का दौर था, एक तरीके से रशिया के खिलाफ ये पूरी की पूरी गोलबंदी बनी थी। और 1998 में जब रशिया टूट गया, सोवियत रशिया टूट गया, और रशिया जो नया स्टेट उभर रहा था, उसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से G8 हो गया था उस समय। और 2014 में जब एनेक्स किया तो क्रीमिया को रशिया ने, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट था, तो जब उसको एनेक्स किया था, उसके बाद में रशिया की मेंबरशिप जो है वो G8 कंट्री से खारिज कर दी गई। तो फिर से जो है वो तीतर के दो आगे, तीतर के दो पीछे, तीतर बचे G7 कंट्रीज। लेकिन G7 कंट्रीज जो है वो दुनिया भर की 40% इकोनॉमी जो है उसको अपने कब्जे में लिए हुए हैं। मतलब दुनिया की 40% जो GDP है उन्हीं देशों से आती है, 7 देशों से आती है। तो सबसे एडवांस जो इकोनॉमीज दुनिया में मानी जाती हैं वो ये है। इंपोर्ट में इनकी हिस्सेदारी जो है दुनिया भर के इंपोर्ट में 35% की है, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें 20 से 25% की भागीदारी जो है इनके पास में है। तो इन देशों में क्या हो रहा है, ये देश क्या रणनीति अपनाते हैं, ये दुनिया भर की इकोनॉमिक्स को, दुनिया भर के अर्थशास्त्र को जो है प्रभावित करने वाली घटना होती है। तो इस बार जो बड़ी हाइलाइट्स रही इस पूरे के पूरे G7 में, उसमें एक तो ईरान ऑब्वियसली रहना ही था। ये पहली बार है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी G7 समिट में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईरान वॉर के तुरंत बाद में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में उन्होंने डिटेल दी उस पूरे के पूरे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री नेविगेशन शुरू करवा रहे हैं। एनर्जी सप्लाई के ऊपर बात हुई उसके बाद में, और ये भी बात हुई कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार जो है अब नहीं बनाएगा, और यहाँ से जो है वो उसके लिए मान गया है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा इट्स अ गुड डील। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि ईरान मान गया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि शुक्रवार को जो है इसके ऊपर आखिरी फैसला होना है, दस्तखत होना है, और उसके बाद भी आप ये समझिए, उसके बाद में MOU में 60 दिन का टाइम फ्रेम लिया गया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो माइनिंग की है ईरान ने उसको हटाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना है, यूएस अपना ब्लॉकेट खोलेगा, और तमाम सारी जो परफॉर्मेंस जो है ईरान की देखी जाएगी। उसके बाद में आगे के MOU के ऊपर बात होगी। एक फ्रेमवर्क जो है अभी लंबा रास्ता है। हाँ, अभी लंबा रास्ता है। ये 60 दिन का रास्ता जो है वो बहुत लंबा रास्ता है। तो इसके ऊपर बात की डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प ने पहली बात ये हुई। उसके बाद में जब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे अंडर प्रेशर हैं ईरान के वॉर में, जो उनके साथ में जो ईरान के जैसी डील हो रही उसकी वजह से घरेलू मोर्चे पे भी वैश्विक मोर्चे पे भी, तो इस प्रेशर का फायदा उठाते हुए पहली बार जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं वो G7 का पार्ट हैं, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो और ब्रिटेन, इसको बिग फोर बोला जाता है यूरोप में। तो ये चारों देश इसका पार्ट हैं G7 कंट्रीज का, और इन्होंने जो है इस दबाव का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के मुद्दे पे लंबी बात की और कन्विंस करने की कोशिश की। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रम्प का ये इस तरीके का उनका एटीट्यूड था कि हम तो बहुत हजारों मीलों दूर हैं यूक्रेन से, हमारा इस युद्ध से क्या लेना देना है टाइप में। लेकिन आखिर में क्योंकि यूक्रेन का अगर आप मोर्चा समझेंगे तो यूक्रेन के सामने जो अर्कलीज हील कहा जाता है, मतलब यूक्रेन का सबसे जो कमजोर कड़ी समझी जाती है, वो समझी जाती है यूक्रेन के पास में एयर डिफेंस का ना होना या बहुत लिमिटेड होना। और यूक्रेन लगातार जो है एयर डिफेंस मांग रहा है यूएसए से भी और यूरोप के दूसरे देशों से भी, लेकिन यूक्रेन को एयर डिफेंस की सप्लाई उस तरीके से मिल नहीं रही, इंटरसेप्टर्स की सप्लाई उस तरीके से मिल नहीं रही। जेलेंस्की जो है, आपने देखा होगा इजराइल ईरान वॉर के दौरान भी बहुत लॉबिंग करते हुए दिखाई दिए थे, और उन्होंने ये शिकायत भी की थी कि जितना इंटरसेप्टर यहाँ पे आपने खर्च कर दिए 40 दिन में, उतने अगर मेरे को मिल गए होते तो मैं रशिया के खिलाफ एक अच्छी स्थिति में होता। तो जेलेंस्की लगातार लॉबिंग कर रहे थे अपने वेस्टर्न एलाइज जो हैं, खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी और इनके जरिए। और यहाँ पे ये कहा गया कि पहली चीज़ तो रूस के ऊपर दबाव जो है फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद था तो उस समय एनर्जी सप्लाई क्राइसिस था, तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो हटा दिए थे, तो उन सैंक्शंस को क्या वापस लगाया जाए, इसके ऊपर भी बातचीत हुई। इसके अलावा यूक्रेन को जो है जो सिक्योरिटी सप्लाईज हैं, जो डिफेंस की सप्लाईज हैं, उनको दिया जाए, यूक्रेन को मजबूत किया जाए, उसकी डिफेंस को मजबूत किया जाए, इसके ऊपर सहमति एक बनी है। इसके ऊपर इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मोस्ट सेटिस्फाइंग जो है हमारी बातचीत वो यूक्रेन पे रही है और हम अमेरिका को कहीं किसी हद तक एक पेज पे लाने के लिए कामयाब। बहुत दिनों से ये बातचीत भी बंद थी रूस यूक्रेन वाली, अगर आप देखेंगे। नहीं, अभी आप देखिए तो लगातार उस मोर्चे पे ऐसा नहीं कि मोर्चा वो ठंडा पड़ा हुआ है। अभी पिछले सप्ताह ही रशिया ने जो है यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया है। नहीं है। हाँ, लेकिन वो न्यूज में नहीं, क्योंकि लंबा अफेयर हो गया है, लंबे समय से चल रहा है, 2-3 साल हो गए। हाँ, तो जो हमारे जैसे सिक्योरिटी एंथुसियास्ट हैं उनके पास में खबरें आती रहती हैं छन छन की, लेकिन सामान्य जनता की दिलचस्पी जो है धीरे धीरे घटती चली गई है। हाँ, तो ये एक बड़ी बात हुई। दूसरी बड़ी बात हुई वो हुई चाइना के ऊपर। चाइना का जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चाइना की बढ़ रही है जिस गति से, और चाइना जिस तरीके से ओवर प्रोड्यूस कर रहा है हर चीज को, और अमेरिका जो है चाइना के सारे कंज्यूमर गुड्स का सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है। चाइना का जितना भी कंज्यूमर गुड है वो अमेरिका में खप रहा है, सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। तो चाइना की जो ओवर कैपेसिटी है उसके ऊपर बात हुई। पहली बात कि चाइना को जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में जितनी डिपेंडेंसी यूरोप की और अमेरिका की बढ़ती चली जाएगी चाइना के ऊपर, वो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है। इसके ऊपर बातचीत हुई। दूसरा, मतलब जिसको कहा गया कि चाइनीज ओवर कैपेसिटी के ऊपर बात हुई। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल ऐसी चीज है जिसके ऊपर चाइना के ऊपर पूरी तरीके से दुनिया भी डिपेंडेंट है, और क्रिटिकल मिनरल वो नेगोशिएशन चिप है चाइना के पास में जिसको वो किसी भी समय निकाल के, वो तुरुप का पत्ता है जिसको किसी भी समय निकाल के वो बाजी मार सकता है। तो वैसी स्थिति में क्रिटिकल मिनरल्स का जो है स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे खड़ा करना, उनका दोहन, और क्योंकि मिसाइल से लेके ईवी तक सब जगह जो है क्रिटिकल मिनरल का इस्तेमाल हो रहा है नई टेक्नोलॉजीज में, तो क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे उनको निकाला जाए, कैसे उनका परिशोधन किया जाए, इसके ऊपर तमाम सारी बातचीत हुई, चाइना को केंद्र में रखते हुए कि चाइना के ऊपर जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको खत्म किया जाए, किसी तरीके से उस हेजेमनी को तोड़ा जाए, इसके ऊपर बातचीत हुई। तीसरी बात ये हुई कि एआई के ऊपर लगातार जो है बातचीत की गई। 2023 में जो G7 समिट हुई थी उस समय ये डिस्कशन चल रहा था कि एआई को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि एआई सॉवरेंटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई कि किस तरीके से एआई संप्रभुता अपना देश, कोई भी देश जो है अपनी बना सकता है। और इसमें कमाल बात यह है कि पहली बार ऐसा हो कि 3 जो बड़ी एआई कंपनीज हैं, जिसमें सैम अल्टमैन है जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उसके अलावा डेमिस हैसाबिस हैं जो कि गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं, को फाउंडर हैं, और डारियो एमोडोई जो कि एंथ्रोपिक के फाउंडर हैं, वो तीनों जो हैं इस समिट में मौजूद थे। उनसे जवाब तलब किया गया और ये भी कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी वाइज जो है एआई को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि एंथ्रोपिक को लेकर जो है अमेरिकन सरकार
और एंथ्रोपिक के बीच में काफ़ी टसल चली, क्योंकि अमेरिकन जो खासतौर पे CIA और वहाँ के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना था कि एंथ्रोपिक में जिस तरीके की डिटेलिंग्स है वो आम यूजर्स को नहीं दी जा सकती, कम से कम जो ऐसे यूजर्स जो कि अमेरिका के बाहर रह रहे हैं, अमेरिका के नागरिक हैं नहीं है, उनको जो है इसका एक्सेस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है आने वाले समय में। तो इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई, AI सॉवरेनिटी के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई कि किस तरीके से अपने AI मॉडल्स जो हैं वो बनाए जाएं। यूरोप के लिए खासतौर पे संदेश ये था कि आप अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते AI के लिए, आपको अपने डाटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, अपने AI टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी आने वाले समय में, अगर आपको सॉवरेनिटी चाहिए AI के क्षेत्र में, या साइबर सॉवरेनिटी अगर चाहिए। तो ये मोटा मोटी बात है। बड़े पैमाने पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको, चाहे यूरो न्यूज़ है, चाहे गार्डियन है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने मतलब जो मोटा मोटी इस पूरे के पूरे समिट को कवर किया अभी तक, उसमें उनका ये कहना था कि एक तरीके से एनर्जी समिट थी, एनर्जी सिक्योरिटी समिट, जिसको G7 का नाम दिया जा सकता है। तो मतलब क्योंकि सारा का सारा मामला जो डिस्टर्बेंस हुआ है वेस्ट एशिया वॉर की वजह से एनर्जी सप्लाईज में, उससे हर कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी, हर अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित दिखाई दे रही थी। तो इसकी वजह से एनर्जी अल्टरनेटिव्स जो हैं उसके ऊपर बहुत बातचीत हुई कि किस तरीके से अब ऐसी स्थिति ना हो कि आप जो है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो तो आपकी सारी की सारी एनर्जी सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई। और दूसरा चाइना को लेके तमाम बातचीत हुई, जिसकी हमने आपको डिटेल्स बताई। तो AI समिट, माफ़ कीजिए, G7 समिट में मोटा मोटी जो थीम थी वो यही थी। और भारत को लेके अगर हम बात करें, भारत की भी आज मुलाकात अब हुई है। भारत को लेके जो है बात अगर हम कर लेते हैं, तो भारत और डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीनों में पहली बार बातचीत जो है वो हुई है, आमने सामने बैठ के फेस टू फेस जो बातचीत होनी है। और उसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास में नहीं है। जैसे जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें सामान्य सी बातें की गई कि US ट्रेड डील के ऊपर बात हुई, नाविकों का जो भारतीय सी फेयरर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बात हुई, इंडो पैसिफिक में ट्रेड रूट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, इन सब चीज़ों पर बात हुई, भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौते क्या हो सकते हैं उसके ऊपर बातचीत हुई। तो ये जेनरिक किस्म की बातचीत की गई है। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कोशिश की गई कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्तों में जो खटास है, जो कशीदगी है, उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। उन्होंने प्रेस के सामने ये बयान भी दिया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं, वो दिखते बहुत सरल हैं लेकिन बहुत टफ आदमी हैं। इस किस्म के बयान जो हैं, ये भी कहा कि अगर भारत पे अगर कोई खतरा आएगा तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, इस तरह की बातें मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर एक नेता अपनी विश्वसनीयता जो है वो पूरी तरीके से खो दी है। तो उसके ऊपर लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा सूरज की अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, जो एक स्टैंड है वहाँ के खासतौर पर डीप स्टेट का भारत को लेके, वो ये है कि वो भारत को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। अभी नई दिल्ली में जो एक अभी समिट हुई थी जिसको एक थिंक टैंक ने करवाया था, उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा भी कि हमने जो चाइना के साथ में गलती की कि चाइना को इतना आउटग्रो करने दिया, वो गलती जो है हम भारत के साथ में नहीं करने वाले हैं। तो आप ये समझिए, आप ये दिखाने के दांत हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे आप तमाम किस्म की मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अमेरिका आपका कभी भी ट्रस्टेड अलाई नहीं हो सकता है। और ये बात जो है, और भारत में जिस तरीके से भारत को एक अपना रुख दिखाना चाहिए था, 3 जो भारतीय सीफेयर जो मरीन मारे गए थे उनके खिलाफ, तो वो भारत में जो है वहाँ पे मेरे को ये लगता है कि भारत की कहीं ना कहीं कमजोरी रही। भारत को और कड़ाई से जो है इसका विरोध करना चाहिए। हाँ, एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि आपको याद होगा कि इटालियन मरीन्स थे 2, उन्होंने भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी, 3 भारतीय मछुआरे उसमें मारे गए थे। और उस शिप को भारतीय नौसेना ने टो करके वो कोची ले आए थे। उसके बाद उनके ऊपर बाजाबता मुकदमा चला था, और मुकदमा चलने के बाद 302 के पुलिस स्टेशन में बाकायदा रजिस्टर हुई थी FIR, 302 के सेक्शन में IPC होती थी उस समय, उसमें उनके खिलाफ जो है मुकदमा चला था। और उस समय इटालियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, ये वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। 2 मरीन्स को इटालियन गवर्नमेंट यहाँ से ले गई थी, और जब उनको वापस बुलाया गया भारत की तरफ से तो इटालियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उसके जवाब में भारत ने एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कि इटली के यहाँ पे भारत में जो भी राजदूत हैं उनको जो है भारत छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम जो एयरपोर्ट थे उनके ऊपर ये कह दिया गया कि अब जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उसके
बाद में इटली दबाव में आई और उसके वो दोनों मरीन जो उनको वापस लाया गया, उनके मामले में सुनवाई हुई और जो भी न्यायोचित प्रक्रिया उसमें अपनाई जानी थी वो अपनाई गई। ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने बाईपास कर दिया। तो ये भारत का एक स्टैंड ये भी हुआ करता था। देवयानी खोब्रागड़े एक का मामला तो हम सबको पता ही है कि जो अमेरिका में भारत की राजदूत होती थी, उनके ऊपर एक मुकदमा लगाया गया कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक हेल्पर के खिलाफ जो है वायलेंस किया है। और इसके खिलाफ जो है जब ये पूरा का पूरा मामला डिप्लोमेटिकली बहुत तूल पकड़ गया, तो भारत ने अमेरिकन एम्बेसी के सामने जो सिक्योरिटी होती वो सिक्योरिटी पूरी रिमूव कर ली थी। और उसके बाद में आपने देखा था कि दुनिया भर के मीडिया में, चाहे CNN हो, चाहे फॉक्स हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब जगह जो है हल्ला मच गया। और उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन होता था और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मैच्योरली इसको हैंडल किया और तमाम सारी चीज़ें जो है फिर भारत और अमेरिका के बीच में ठीक हो पाई। तो जो उस समय का स्टैंड, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह का, लेकिन इतिहास में एक बता रहा हूं कि भारत का इस किस्म का स्टैंड रहा है। इस तरीके से भारत ने सामना किया है। अमेरिका का जो बुली करने की एक आदत है, एक तरीके से दादागिरी दिखाने की आदत है, तो भारत ने इतिहास में भी उस दादागिरी का जवाब दिया है। और यहाँ पर मेरे को ये लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं इस सरकार की, मौजूदा सरकार की क्या रणनीति रही होगी, मतलब ये मैं अभी इसको, हमारे सामने तो एक पक्ष ऑफ स्टोरी है, सरकार का क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी देखना चाहिए। लेकिन यह है कि भारत की तरफ से जिस तरीके की कड़ाई, जिस तरीके की का एग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये वॉर क्राइम है, एक किस्म से हेलफायर मिसाइल उनके ऊपर मारी गई है, जबकि उनको आराम से रोका जा सकता था और उस पूरे के पूरे विमान को कब्जे में लिया जा सकता था अगर US नेवी चाहती। लेकिन जानबूझ के उसके ऊपर जो है हेलफायर मिसाइल मारी गई और जिसमें 3 भारतीय सीफेयरर्स जो हैं वो मारे गए उस हमले में, जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी। यहाँ पे जो है भारत की लैकिंग, हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन इसके ऊपर क्या जवाब या क्या बातचीत हुई उसकी डिटेल्स अभी पूरी तरीके से हमारे पास में नहीं है। तो ये तो हुई भारत और अमेरिका की बात, लेकिन भारत और अमेरिका अकेला ऐसा मंच नहीं था। इसके अलावा भारत की मुलाकात हुई मार्क कार्नी से, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और जब आपको पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत खटास आ गई थी। इवन G20 समिट में जब ट्रूडो यहाँ सम्मिलित होने आए थे तो उनको मतलब उस तरीके का वार्म रिसेप्शन नहीं मिला था और तमाम शिकायतें जो है इनको री-मेरिडियन होटल में रुकवाया गया था दिल्ली के, और तमाम किस्म की शिकायतें कनाडा की तरफ से की गई। निज्जर की हत्या के आरोप जो हैं वो भारतीय एजेंसीज के ऊपर लगाए गए और उस समय भारत के कई काउंसुलेट के ऊपर हमले हुए, वहाँ पे जो है भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, प्रो खालिस्तानी प्रदर्शन हुए, सब जस्टिन ट्रूडो के समय हुआ था। और उसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत खटास आई हुई थी। और उसको जो है अब जब मार्क कार्नी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए बहुत पहलकदमी की। और उसके अलावा भारत के लिए यूरेनियम का जो सबसे विश्वसनीय सप्लाई चेन है वो कनाडा है। और इसके अलावा जो कृषि टेक्नोलॉजी है, कृषि क्षेत्र में उसकी भी सप्लाई जो हैं वो कनाडा से आती हैं। तो भारत के बायलैटरल टाइज जो हैं अब थोड़े से ठीक हो रहे हैं कनाडा के साथ में। ये एक अच्छी मुलाकात, जिसको हम ठोस मुलाकात कह सकते हैं। इसके अलावा कीर स्टारमर जो हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें सेटा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक तरीके से FTA है ब्रिटेन और भारत के बीच में, उसको 15 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, ऐसा इस बैठक में घोषणा हुई। इससे होगा क्या कि एक तो भारतीय जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए बहुत रिलैक्सेशन है, उनको एक नया बाजार जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रिटेन में। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिटेन का निवेश जो है वो भारत में हो सकता है कि फ्लो हो आने वाले समय में। ब्रिटेन का पैसा जो है वो यहाँ पे लगता हुआ हमको दिखाई दे FDI में, क्योंकि हमारे लिए बहुत चिंता की बात है FDI और FII और जिस तरीके से भारत से एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक अच्छी पहल मैं मानता हूं कि जो ब्रिटेन के साथ में मुलाकात हुई। उसके अलावा फ्रेडरिक मर्ज जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, उनके साथ में बातचीत हुई। और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि हम जर्मनी के साथ में पनडुब्बी जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग चाहते हैं। और ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है जो सबमरीन का क्षेत्र है, क्योंकि भारत के पास में अभी 18 सबमरीन हैं। लेकिन एक तो यह है कि सिंधु घोस्ट जो टाइप की जो सबमरीन है वो फेज आउट होना शुरू हो गई हैं, वो धीरे धीरे जो है फेज आउट हो जाएंगी। दूसरी शिशुमार जो क्लास की सबमरीन है, जो कि SWD टाइप 209 क्लास की सबमरीन हैं, वो भी 2028 से 2035 के बीच में फेज आउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी हमने अरिहंत क्लास की जो 2 सबमरीन जो हैं उनको इंडक्ट किया है, लेकिन भारत के पास में सबमरीन जो है एक ऐसा मोर्चा है जहां पे भारत को बेहतर करने की ज़रूरत है। जर्मनी से वो सहयोग मांग रहा है। तो ये पहला
पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जर्मनी की ने एक पॉलिसी अपनाई इकोनॉमिक्स की, जिसमें उनका ये कहना है कि China+1, मतलब चाइना पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना, कोई और देश में भी जर्मन कंपनीज जाके निवेश करें, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, चाइना पे सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। वैसी स्थिति में भारत ये कोशिश कर रहा है कि जर्मनी से जो +1 वाली स्थिति है वो जर्मनी भारत में निवेश करना शुरू करे किसी तरीके से। इसके अलावा टेक के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई कि टेक किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी जो है एक्सपोर्ट भी खुद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, वहाँ से टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर पे ऑटोमोबाइल वगैरह जो है खूब बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होते हैं। तो वैसी स्थिति में अब भारत चाह रहा है कि इस क्षेत्र में भी जर्मनी उनका सहयोग करे। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पे दोनों देशों ने जो है बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया है, तो यहाँ पर भी सहयोग की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जापान, यूएई, फ्रांस से भी मुलाकात जो है हुई, द्विपक्षीय मुलाकात नरेंद्र मोदी की, जिसमें फ्रांस से मुलाकात, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों भी फरवरी में आके गए थे, उसके बाद में अभी इस बार फिर से मुलाकात हुई, उनके इन्विटेशन पे प्रधानमंत्री मोदी गए भी थे। और इस मुलाकात में ओबियसली राफेल जो विमान है उनके ऊपर बातचीत हुई है। भारत का आज की तारीख में यूरोप में सबसे रिलायबल जो पार्टनर है वो फ्रांस है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी फ्रांस जो है वो भारत के पक्ष में ही खड़ा हुआ था, डिप्लोमेटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, दोनों तरीके से। तो ये मुलाकात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो G7 समिट भारत के लिए ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ इवेंट बन के रहेगी। भारत ने काफ़ी सारी बायलैटरल टाइज करने की कोशिश की, काफ़ी जगहों पे प्रधानमंत्री मोदी की कई सारी मुलाकातें हुई इन 3 दिनों में, जिसमें अमेरिका के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बाकी जापान के साथ में, क्योंकि जापान के साथ में हमने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफ़ी बातचीत की, हम सेमीकंडक्टर किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। उसके अलावा इंडो पैसिफिक में ट्रेड रूट सिक्योर करने पर किस तरीके से बातचीत हो सकती है। तो जापान के साथ में टाइज हुई, यूएई के साथ में, यूएई मिडिल ईस्ट में अभी फिलहाल भारत का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, सबसे बड़ा सहयोगी है, उनके साथ में मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, डिप्लोमेटिकली भी, भारत के ट्रेड और इकोनॉमिक्स के लिए भी। क्योंकि आप ये समझिए कि जो मैं बार बार कह रहा था अपने दर्शकों को कि ईरान वॉर के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इस बार भी हम आरबीआई का ये विश्लेषण है कि इस साल जो है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.7% से घट के 6.3%, मतलब 1% का ड्रॉप जो है आरबीआई का अनुमान है कि होगा। तो वो इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर भी दिखना शुरू होगा। वैसी स्थिति में बेहतर इकोनॉमिक टाइज, अच्छे देशों के साथ में कई सारे अच्छे समझौते जो हैं भारत के लिए अभी नीड ऑफ द आवर हैं, और ये G7 समिट उस लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला था जो G7 में 3 दिन का जो समिट रहा, उसको लेकर जो चीज़ें बातचीत निकल कर आई सामने, और वो हमने बताने की पूरी कोशिश की आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे सुधांशु हैं और मेरा नाम सूरज है, मेरे साथ सुल्तान है। शुक्रिया।